सर जी, आप आज वापस निकल रहे हैं? हाँ यार मुमताज़, रात को निकलेंगे 20 लोग। क्यों, कोई काम है? अगर आप इजाज़त दें तो हमारे 3 लोग हमारी फॉरवर्ड बेस तक आप लोगों के साथ 40 मिनट बैक फ्लैंक पर चले आते हैं। मैं वहाँ से कुछ चीज़ें लेकर आऊँगा। शाम में वापस आ जाएंगे। ठीक है मुमताज़, हम 100 आवर्स पे रात को निकलेंगे, तुम 130 पे निकल आना। वेदर काफ़ी ख़राब है, अगर ज़्यादा मसला हुआ तो तुम वहीं रुक जाना। इब्राहिम है ना इधर? डेपो 2 से हमें कम 6 महीने का स्टॉक मिला। भारतीय फ़ौज खौफ और आदत से मजबूर होकर हमेशा बहुत ज़्यादा स्टॉक रखती है। और दूसरा ये कि इनकी जितनी इधर नफरी थी उसके 5% भी हमारी नफरी नहीं है, तो वो स्टॉक हमारे लिए ज़्यादा हो जाता है। जो लाइफ स्टॉक हमें मिला उनमें हमने हलाल कर कर बकरों को 2-2 टोटे मारे और याक के 6-6 और 6 फुट की डिचेस खोद कर उनके अंदर बर्फ़ में दफना दिए। नेचुरल रेफ्रिजरेशंस, एजिंग प्रोसेस, बल्कि मीट और मज़ेदार हो जाता है। यहाँ 10 साल भी पड़ा रहे तो कुछ नहीं होता। खुला केरोसिन ऑयल, दालें, चाय, हर चीज़ मौजूद है। असला इतना कि 9 महीने तक भारतीयों की पूरी फ़ौज भी आ जाए तो हमें एक गोली की भी ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। स्टॉक्स और एमुनेशन तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मुझे पता था मुमताज़ को क्या चाहिए, इसलिए मैंने उसको मना नहीं किया। पाकिस्तान फ़ौज के जवान जिस जगह पर भी, जिस टरेन पे भी पोस्ट बनाते हैं, वहाँ हमेशा एक छोटी सी मस्जिद ज़रूर बनाते हैं। मुमताज़ को यकीनन यही चीज़ें चाहिए थी जिसके लिए वो वापस आना चाहता था। ये पहली बार नहीं था, हर बार हर जगह पर ऐसे ही होता है। जब हम अटैक पोस्चर के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं तो साफ जाहिर है एक एक ग्राम हमारी बॉडी के साथ जो चिपका होता है वो मैटर करता है। हमारी कोशिश होती है कि जितनी ज़्यादा एमुनिशन हम कैरी करके पहाड़ ऊपर चढ़ सकें हम उसको लेके जाएं, इसलिए कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हम अपने साथ नहीं रखते। जितने मैगज़ीन, जितने ग्रेनेड हम अपनी बॉडी के साथ बांध सकते हैं हम बांध लेते हैं। और ये भी देखना होता है कि आपकी एजिलिटी ख़राब ना हो, इसलिए एक्स्ट्रा लोड्स नहीं बांधते। मगर जब पोस्ट इस्टेब्लिश हो जाए तो उसके बाद वहाँ हमें रहने के लिए और सॉलिट्यूड गुजारने के लिए कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। खैर, एज प्लान हम वहाँ से 100 आवर्स पर निकले। वेदर काफ़ी ख़राब था और हमारे स्काउट्स ने हमें बोला था कि ज़मीन हिल रही है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। डेपो 2 से डेपो 1 जहाँ हमने पहली अपनी पोस्ट बनाई हुई थी, वहाँ से वापस आने में हमें 9 घंटे लगते थे और काफ़ी बड़ी हाइक थी। दरमियान में काफ़ी पीक्स आती थी जिनको आपने स्केल कर कर दूसरी साइड के ऊपर उतरना होता था। यानी अगर हम 1 बजे निकले हैं तो तकरीबन 10 बजे पहुँचेंगे। और मुमताज़ हमसे 30 मिनट बाद रेयर फ्लैंक पर निकलेगा और उसके साथ उसके यूनिट के 2 और जवान थे। हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि भारतीयों को मारने के बाद आज सुबह हमें और भी दुश्मनों से मुकाबला करना पड़ेगा। ब्रीज़ बहुत तेज़ थी और हल्की हल्की स्नो बारिश भी हो रही थी। वो पानी आपके गॉगल्स के ऊपर आके जम जाता है और बार बार आपको गॉगल्स साफ़ करने पड़ते हैं। ब्रीज़ की वजह से आपकी पहले ही ज़ीरो विजिबिलिटी हुई होती है और जब ये पानी आपकी ऐनक के ऊपर जम जाए तो फिर आपको बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आता। एक जगह पर गलत पाँव रखा नहीं और आप नीचे। बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है और हमने अपने सारे साथियों को जो साथ होते हैं रस्सियों के साथ बांधा होता है ताकि कोई एक अकेला होकर हवा के प्रेशर से पीछे की तरफ उड़ ना जाए। अगर कोई भी डिस्कनेक्ट हो गया इस रस्सी से तो फिर वो आगे से आगे चला जाएगा और उसको रिट्रीव करना बिल्कुल नामुमकिन है। भारतीयों के मिन्नत तरला करने के बाद उनको हमने एयर कॉरिडोर दिया हुआ था ओनली फॉर सप्लाइज, कि वो इंदिरा कॉल तक एयर कॉरिडोर यूज़ करके एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर से वहाँ सप्लाइज पहुँचा सकते हैं जब तक हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये सारे हेलीज जो थे गनशिप थे, लेकिन हमने उनको ये वार्न किया हुआ था कि अगर उनके किसी भी गनशिप ने जो सप्लाइज की गर्ज से जा रहा है उसने एक भी गोली नीचे हमारे किसी भी सोल्जर पे चलाई तो हमारी जो 45 से ज़्यादा एंटी एयरक्राफ्ट गन्स रिज के ऊपर लगी हुई हैं उनके हेली को इतने आराम से गिराएगी जैसे बच्चा चप्पल मारकर छिपकली को दीवार से नीचे गिराता है। अब हेली छिपकली तो है नहीं कि सिर्फ दुम पे लगा और दुम टूटी तो छिपकली सर्वाइव कर जाएगी। हेली ने तो तबाह हो जाना है, साथ जितने लोग उसके अंदर होंगे वो भी मरेंगे। इस टरेन और वेदर सिचुएशन में आपने आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम उस ट्रैक के ऊपर रखना है जो आपने सख्त बर्फ़ के ऊपर बनाया हुआ है। आपकी एक उंगली भी सॉफ्ट बर्फ़ के ऊपर पड़ी तो आपकी बॉडी पूरी अंदर डिच के अंदर सक इन हो जाएगी और आप 40 फुट नीचे जाके गिरेंगे।
कई जगहों पर 150 से 200 फुट भी है और डिच के अंदर ऐसे नीचे कोन्स खड़ी हैं बर्फ़ की कि वो आपकी जिस्म को चीर देंगी पूरी तरह से। देयर इज़ ज़ीरो सर्वाइवल। बहुत एहतियात, नहायत एहतियात ज़रूरी है। हमारे यूनिट का जो वायरलेस वाला बंदा था वो हमारी पोस्ट पे हर 10 मिनट के बाद हमारी पोजीशन को कंफर्म करवा रहा था और पीछे मुमताज़ के साथ भी कनेक्टेड था। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है और इसी तरीके से मुमताज़ को ये भी बता रहे थे कि किस किस जगहों से उसने आगे आना है। इस ट्रेन में परमानेंट कोई भी चीज़ नहीं है। आप 2 घंटे पहले किसी जगह से गुजरे हैं और उसके बाद आप 2 घंटे बाद जब वापस आते हैं तो उसका एक नक्शा ही बदला होता है। लैंड स्लाइडिंग ने बिल्कुल उसको चेंज किया होता है। तो आप ये कंफर्म नहीं कह सकते कि मैं यहाँ से गुजरा था तो ये ऐसा ही रास्ता है। हो सकता है उसके अंदर डिच क्रिएट हो गई हो। अब एज़ पर ट्रैक हमें एक पहाड़ चढ़ के जिसकी ऊंचाई तकरीबन 24,000 फुट थी उसको चढ़कर दूसरी साइड से नीचे उतरना था। ये इस ट्रैक की सबसे मुश्किल पोजीशन है, लेकिन ये कम से कम आपके 3 से 4 घंटे का रास्ता जो है वो कम कर देती है। यहाँ पर लगता है चंद मिनट पहले एक बहुत बड़ी लैंड स्लाइडिंग हुई है। हमारे सारे ट्रेल्स मिटे हुए थे। हमारा सारा दारोमदार अपने इंस्टिंक्ट और अपनी मेमोरी के ऊपर था कि किधर पैर रखना है। मैंने अपने सारे जवानों को बोला कि मोहतात रहें और मोहम्मद जो कि यहाँ का लोकल था उसको हमने बोला कि आप आगे चलें। इससे पहले कॉन्वॉय को रमज़ान लीड कर रहा था। रमज़ान, पैर पक्के रखें, जल्दबाजी नहीं करनी जब तक आगे मोहम्मद तुझे ओके ना करे। पोजीशन ग्रिप इस्टेब्लिश ना कर ले, तूने पीछे से पैर नहीं हटाना। और आप सब लोग भी सुन लें, जब तक आगे वाला बंदा ओके नहीं करता आपने अपनी पोजीशन को, ग्रिप को नहीं छोड़ना। कि हर ओके के बाद आपने ऊपर क्लाइंब करना है, उससे पहले आपने ऊपर क्लाइंब नहीं करना। इज दैट क्लियर? बहुत एहतियात करनी है। कोई वलीमा अटेंड नहीं करना तुम लोगों ने। टेक योर टाइम, जितना भी वक्त लगता है मूव स्लो, टेक योर टाइम, एहतियात के साथ। चलो मोहम्मद, बिस्मिल्लाह करो। मोहम्मद